जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। शांति। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट, O hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव, O hidden love, embracing embracing all in all in oneness. oneness. May each May each who feels who feels himself himself as one with thee as one with thee, know he is know he is also one also one with every other. with every other. थैंक यू। अपने हम कर रहे थियोसॉफी के पार्ट, जो बुक है श्री उमा शंकर पांडे जी की है, वो कर रहे हैं। ठीक है। यस। थैंक यू। यस। थियोसॉफी के पार्ट जो अभी हम आ गए हैं, पेज नंबर 211, सभ्यता का उत्थान और पतन। सभ्यता अलग अलग रहती है, तो बहुत सारी सभ्यता इस पृथ्वी पर आई है और गई भी है। तो उसके लिए हम कर रहे। यस, विवेक जी आप अपना कैमरा ऑन करें, माधुरी जी आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ से जुड़ेंगे हम। थियोसॉफिकल परिकल्पना से पता चलता है कि 210 का लास्ट पैराग्राफ से जुड़ेंगे। थियोसॉफिकल परिकल्पना से पता चलता है कि अब तक चतुर्थ परिक्रमा की 5 मूल प्रजातियां सामने आई हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। इनमें से पहली दो प्रजाति ने कोई ऐतिहासिक या भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास आज जैसे घने भौतिक शरीर नहीं थे, इसलिए उनके अस्तित्व को आधुनिक वैज्ञानिक रूप से प्रलेखित नहीं किया जा सकता। लेकिन गुप्त या गूढ़ विज्ञान उनके बारे में जानता है और बताता है। गूढ़ लेखन और पौराणिक कथाएं उनको संदर्भित करती है, और थोड़ा सा विचार उनके तर्क तथा आवश्यकता के बारे में जिज्ञासु को आश्वस्त कर सकता है। ठीक है। तो ये है। और तो कुछ जिस प्रमाण चाहिए विज्ञान को आज के, तो वो प्रमाण नहीं मिलता है तो अधोरेखित नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी कथाओं में वो ऐसी बहुत सारी सभ्यता होके गई है। जैसे 4 युग होते हैं ना पृथ्वी पर, वैसे युग, ये 4 युग के पहले भी बहुत युग हो गए। ओके। तो हमेशा याद रखें। तो हम पहले जब कलयुग समाप्त होने वाले, तभी भी मैं आया था, मेरा जन्म वहाँ भी हुआ था। ओके। तो अभी भी हुआ है, तो अलग अलग जन्म होते हैं। तो ये चलता ही रहता है हमारा, जो जो प्रवास है वो चलता ही रहता है। ठीक है। पेज नंबर 211, पहली मूल प्रजाति लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुई थी। तो ये यूएस पांडे ने ली थी। तो पहली मूल प्रजाति है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुई थी। चेतना का वह पहलू जिस पर यह ईश्वरीय जाति केंद्रित थी, सबसे प्राथमिक और मौलिक स्तर पर संवेदना या अनुभूति थी। ये बड़े जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, ज्वार, गर्मी, ठंड और आदि का काल था, जिसने संवेदनशीलता पैदा करने के लिए आवश्यक असंख्य प्रभाव प्रदान किए। पहली मूल प्रजाति जिसका कोई सघन शरीर नहीं था, लिंग विहीन थी, और विखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन हुआ। विखंडन मीन्स टुकड़े होने के बाद फिर से प्रजनन हुआ। मीन्स पहला ऐसा लेडीज जेंट्स ऐसा नहीं था, तो अपने आप ही बच्चे पैदा होते थे।
तो वो काल 15 करोड़ वर्ष पहले, पेज नंबर 211 पे है, आत्मोन्नयन की तरफ। आत्मबंधन। यस, पेज नंबर 211 पे है अभी। हम्म। तो ये जो सभ्यता का उत्थान और पतन, ये दोनों हम अभी पढ़ रहे। तो पहली जो सभ्यता थी, चेतना, पहली मूल प्रजाति लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुई थी, तो उसके बारे में हमें पढ़ रहे हैं। चेतना का वह पहलू जिस पर ईश्वरीय जाति केंद्रित थी, इथरीय, सॉरी, पर यह इथरीय, इथरीय जाति केंद्रित थी। सबसे प्राथमिक और मौलिक स्तर पर संवेदना या अनुभूति थी। ये बड़े जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, ज्वार, गर्मी, ठंड आदि का काल था, जिसने संवेदनशीलता पैदा करने के लिए आवश्यक असंख्य प्रभाव प्रदान किए। पहली मूल प्रजाति, जिसका कोई सघन शरीर नहीं था, लिंग विहीन थी और विखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन हुआ। यह सोचेतना विहित अबोध बालक की तरह चेतना वाली थी। इसके मनुष्य का शरीर इथरिक, पारदर्शक और अर्ध पारदर्शक विशालकाय 170 फीट से अधिक ऊंचा था। केवल श्रवण ज्ञानेंद्रिय विकसित हुई थी। तो जब थे तो वो 170 फीट थे, इतने बड़े थे लोग, वे जो विकसित हुई थी मनुष्य की। होगा। तो ये यही बुक में हमें, इस किताब में मिलेगी, दूसरी भी किताब में इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। ओके, 170 फीट ऊंचा था कद उनका। उनको खाली सुनने के लिए आते, श्रवण केंद्रीय ज्ञानेंद्रिय विकसित हुई थी। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, खंड 3, पृष्ठ 150 में हमें यह कथन मिलता है। उन्होंने दूसरी प्रजाति को अचैतन्यता से विकसित किया, जैसा कि कुछ पौधे करते हैं, या शायद अमीबा के रूप में, केवल अधिक अलौकिक, प्रभावशाली और बड़े पैमाने पर। अनुच्छेद में आगे की टिप्पणियां से कोई ये समझ सकता है कि एक कुछ हद तक कोशिकीय समसूत्री विभाजन, सेल्युलर माइटोसिस के समान था। कोई मृत्यु नहीं थी। पहली प्रजाति नए रूप या दूसरी प्रजाति में बस घुल गई और उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई। दूसरी प्रजाति का नया रूप अधिक मानवीय और अधिक भौतिक था। तो तो थोड़ा वो अधिक मानवीय और भौतिक लगना, तो श्रवण केंद्रिय उनकी हुई। जैसा हमने अमीबा पढ़ा है ना, अमीबा जैसा उसके विभाजन होता है ना, तो उससे और एक अमीबा तैयार होता है। तो वैसे ही वो मनुष्य अलग अलग होते थे। तो उनका कद कितना था? 170 फीट था। अभी हमारा कद कितना, 5 फीट है, 5.5 फीट है ना? तो 170 मीन्स कितना बड़ा? और इथरीय थी, घन शरीर भी नहीं था। अभी ऐसा घन है ना हमारा, वैसा नहीं था उनका, इथरीय। दूसरी मूल प्रजाति के मनुष्य के शरीर अर्ध अर्ध दूसरी मूल प्रजाति के मनुष्य का शरीर अर्ध एथेरिक और कुछ अधिक ठोस, अपारदर्शी होते हुए अपने अंतिम अवधि में सरेस और तंतु की तरह चिपचिपी संरचना वाला था। तो ये कैसा था? दूसरी मूल प्रजाति के मनुष्य का शरीर अर्ध इथरिक और कुछ अधिक ठोस, अपारदर्शिक होते हुए अपने अंतिम अवधि में सरेस और तंतु की तरह चिपचिपी संरचना वाला था। अस्थियों, अंग, बाल और चर्म की प्रारंभिक रूपरेखा थी। इसका शरीर लगभग 120 फीट ऊंचा था। तो थोड़ा कम होगा कद, 120 हुआ। यह प्रचुर वनस्पति वृद्धि का काल था। चेतना के संदर्भ में इस प्रजाति में गतिविधि पर ध्यान केंद्रित केंद्रित किया। अपने शरीर को सक्रिय अभिव्यक्ति को के वाहनों में व्यवस्थित करना शुरू किया, जिसके माध्यम से वह अपने पर्यावरण पर अपना प्रभाव महसूस कर सके। यह संभव है कि भौतिक मानव शरीर के मूल तत्व इसके महत्वपूर्ण अंगों के साथ, लेकिन बिना हड्डी के ढांचे के, इस समय बनने लगे और दुनिया की एक भाषा विकसित हुई। तब वो थोड़ा के ध्वनि की भाषा उस माध्यम से पर्यावरण पर अपना प्रभाव महसूस कर सके। यह संभव है कि भौतिक मानव शरीर के मूल तत्व इसके महत्वपूर्ण अंगों के साथ, लेकिन बिना हड्डी के ढांचे के, इस समय बनने लगे और ध्वनियों की एक भाषा विकसित हुई। तो अभी ध्वनि की भाषा विकसित होने लगी, और जो शरीर था वो हड्डी नहीं था उसमें, ऐसा बोल रहे हैं। प्रजाति अलिंगी, सूक्ष्मलिंगी की थी। प्रजनन प्रारंभिक कली बनी, बडिंग जैसा था। तो बर्ड्स आते हैं ना, फ्लावर को एक बर्ड से, वैसा बडिंग मीन्स शरीर पे बर्ड्स आते थे, जो फ्लावर बनते हैं ना, वैसा बर्ड आते। बर्ड यानी फूल बनने से पहले जो बर्ड्स आते हैं ना, छोटे छोटे अंकुर आते, पेड़ों पे अंकुर आते ना, वैसे मानव के शरीर पे अंकुर आने आने लगे और उनसे वो पैदा होने लगे। कैक्टस फैमिली रहती है ना, कैक्टस फैमिली, कुछ पुष्प रहते हैं, देखो उस पर वो आते हैं, तो वैसे वो बनने लगे प्रजनन, वैसे। और उधर भी क्या था, लिंग नहीं था।
या मनुष्य में या स्त्री या पुरुष ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी में जैसा था, बाद में शरीर से निकले द्रव्य से अंडे बनने शुरू हुए। तो कुछ कुछ दिन बाद में क्या होला, शरीर से जो द्रव्य निकलता है उससे अंडे बनने लगे, अंडा। इसलिए इसको स्वेदज, स्वीट बॉर्न प्रजाति भी कहा गया। श्रवण के साथ स्पर्श ज्ञानेंद्रिय विकसित हुई। तो उसके बाद श्रवण होने लगा तो थोड़ा स्पर्श ज्ञान विकसित हो गया। द इवोल्यूशन ऑफ द मैन बाय प्रोफेसर इमिल मार्कॉल्ट बताते हैं, अनुभूति के पहले प्रजाति की अवधि के दौरान बाहरी संसार की कई संवेदी छवियों को इकट्ठा करने के बाद दूसरी प्रजाति का मनुष्य अब उन छवियों को पकड़ लेता है और उन पर अपने जीवन के गतिशील शक्ति का प्रभाव डालते हुए उन्हें अपने इरादों को व्यक्त करने के साधन के रूप में उपयोग करता है। अब ये हो गई पहली और दूसरी। तो विकसित होते मनुष्य हमेशा, ये बताया गया करोड़ों साल, 15,000 करोड़ में बहुत है बात। तो पृथ्वी 15 करोड़ वर्ष पहले की बात है। अभी तीसरी मूल प्रजाति, पहले अभी टोटल 7 है, उसमें से तीसरी पढ़ रहे हैं हम। ओके। तीसरी मूल प्रजाति जिसे लेमुरियन प्रजाति कहा गया है का प्रारंभ वो 4.4 मीन्स 4.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। आरंभ में भौतिक शरीर प्रकट हुए। आदि में भौतिक शरीर प्रकट हुए, उभयलिंगी थे। जो बेडूक रहता है ना, बेड क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं ना, बेडूक, वो उभयलिंगी रहता है, उभयलिंगी थी। इसके शरीर का आकार 6 फीट ऊंचा था। कुछ बेडूक उभयलिंगी रहते हैं, कुछ कुछ नर मादा भी रहते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं शब्द वापस लेता हूँ। उभयलिंगी थे। इसके शरीर का आकार 60 फीट ऊंचा था। पहला कितना था, 170, उसके बाद 120 हो गया, अभी हो गया 60। 60 फीट ऊंचा था। आरंभ में प्रजनन कली बनने की प्रक्रिया जैसा था, जो बाद में देह के बाहरी हिस्सों से निकले गए जीवंत कोशिकाओं से बने विशालकाय अंडे बने। उसके बाद अकेला बड़ा अंडा निकलने लगा। कई वर्षों तक उस अंडा अंडा को सेने के बाद उसमें से नया स्वतंत्र शिशु निकलता था, जो तुरंत खड़ा होकर दौड़ सकता था। तो अंडा वाला मीन्स अंडे से पैदा, जैसे स्नेक रहते हैं ना, स्नेक के बच्चे अंडे से निकलते हैं ना, तो इमिडिएट वो घूमते हैं और ये खाने के लिए निकलते हैं। तो वो ऐसा। और बहुत बाद में इस तीसरी प्रजाति की पांचवी उप प्रजाति के समय लगभग 1.85 मीन्स एक एक पुंज 85 85 करोड़ वर्ष पहले, 1.85 करोड़ वर्ष पहले लिंगों के बीच अलगाव हुआ। ऐसे शरीर विकसित हुए जैसे कि हम आज उपयोग में करते हैं, और पूरे स्त्री के समागम से संतानोत्पत्ति शुरू हुआ। तो उसके बाद स्त्री और पुरुष बनने लगे, और उसके समागम से संतति बनना, जो अभी बन रहा है वैसा। लगभग उसी समय मनस पुत्रों द्वारा मानव मन को सक्रिय किया गया, और तब वो वास्तव में मनुष्य सोचने वाला प्राणी बना। तो उसके बाद वो सोचने वाला प्राणी बना, तब तक वो सोचता भी नहीं था। इस प्रकार लिंग अलगाव के साथ सोचेतना विकसित हुई, श्रवण पर्श के साथ दृष्टि विकसित हुई। अभी क्या हुआ, दृष्टि भी विकसित हुई। निस्संदेह ये मनुष्य अपने प्रारंभिक विकास में बहुत आदिम प्रिमिटिव थे। यद्यपि वे मानव रूपी बंदर नहीं थे, जिनके बारे में डार्विन विकास सिद्धांत हमें बताता है कि वे मनुष्य के पूर्वज थे। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के अनुसार जानवर और मनुष्य के बीच कोई तथाकथित लापता कड़ी, मिसिंग लिंक नहीं है। चाहे सबसे प्रारंभिक मानव रूप कैसे भी जानवर जैसे रहे हो, तीसरी प्रजाति का विकासवादी कार्य भावना का विकास था। इसने आवेग का जीवन जिया। पहली प्रारंभिक किंतु अविकसित मन, यद्यपि बाद की उपजातियों के दौरान यह क्षमता अधिक सक्रिय हो गई, जिससे अगली मूल प्रजाति में मन के पूर्ण जागरण का संकेत मिला। तो जो डार्विन सिद्धांत है, जो साइंस में अभी पढ़ा जाए तो कैसी पृथ्वी पर ये प्राणी वगैरह जीवित हो गए, इसके बारे में उन्होंने बोला है, लेकिन वो भी थियोसॉफी मानता नहीं उस चीजों को। तो इनका जो है ये अलग है। बंदर से हम नहीं हुए, बंदर अलग है और हम अलग है, इंसान अलग है, ये हमेशा याद रखना है। वो गलत है, बंदर से हम ये हो गए, प्रिमिटिव में थे। लेमुरियन लेमुरियन के बारे में बोला है।
लेमुरियन अभी है, लेमुरियन। लेमुरियन से हम पैदा, ये भी सिद्धांत है, तो उससे हम हो गए। लेमुरियन छोटे छोटे रहते हैं प्राणी, जंगल में रहते हैं, रात को है ना खाते, कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उसका लेमुरियन बोला जाता है। अभी भी है लेमुरियन। पेज नंबर 213 पर है अभी। विश्लेषणात्मक मन का वास्तविक विकास हुआ और भाषा का परिष्कार चौथी मूल प्रजाति में हुआ। तो चौथी में मूल विकास में थोड़ा थोड़ा भाषा का परिष्कार मीन्स भाषा का शुरुआत हुई, भाषा बोलने के लिए शुरुआत हुई, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है। तो ये है जिसे थियोसॉफिकल साहित्य विश्लेषणात्मक मन का वास्तविक विकास और भाषा का परिष्कार चौथी मूल प्रजाति में हुआ, जिसे थियोसॉफिकल साहित्य और अन्य जगहों पर अटलांटियन प्रजाति कहा जाता है। इस प्रजाति का विकास लगभग 1 वन एक पूज्य कितना, कैसे बोलते पता नहीं, 1.2 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसके मनुष्य के शरीर की ऊंचाई आरंभ में 20 से 30 फीट थी। अभी क्या फिर से कद कम हुआ चौथी प्रजाति में। पहले 60 था, अभी वो 20 या 30 फीट, फिर घटकर 10 से 12 फीट रह गई। उसके बाद वो 10 से 12 फीट रह गया। तो हम देखते हैं ना, सतयुग में ऊंचाई ज्यादा थी, उसके बाद त्रेता युग में कम हुई, उसके बाद द्वापर युग में कम हो गई, और उसके बाद अभी जो है उससे भी कम हो गई, है ना, अभी 5-6 फुट है। इस प्रजाति का विकास एक महान महाद्वीप अटलांटिस पर हुआ था, जो अब समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। तो अटलांटिस जो है वो अभी समुद्र के नीचे, वहां उनका विकास हुआ था। इस प्रजाति में श्रवण स्पर्श दृष्टि के साथ स्वाद ज्ञान इंद्रिय विकसित हुई। अटलांटिस वासियों ने एक अत्यंत उच्च पदार्थवादी सभ्यता विकसित किया। तो अटलांटिस वासी ने क्या, बहुत ही अच्छी सभ्यता का क्या सभ्यता विकसित किया, पदार्थवादी। तो उसमें क्या, श्रवण श्रवण म्हणजे सुनना, स्पर्श दृष्टि के साथ स्वाद ज्ञानेंद्रिय विकसित हुई। तब वो खाने की, जब खाना क्या बोलते हैं, मधुर लगता है, अच्छा लगता है, कड़वा लगता है, ये सब ज्ञानेंद्रिय वो डेवलप हुई। अटलांट वर्ष में एक अत्यंत उच्च पर्वत सभ्यता विकसित किया, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वह सभ्यता अब तक प्राप्त किसी अब सभ्यता से बहुत आगे थी। उनकी संस्कृति के उल्लेखनीय पहलुओं से में से एक जादू और अत्यधिक परिष्कार तथा सुंदरता की कलाकृतियां बनाने में गहरी रुचि थी। ऐसा कहा जाता है कि वे वायुगतिकी विज्ञान तथा अन्य उन्नत विज्ञानों को जानते थे और उनका उपयोग करते थे। तो वायु की गति है ना, उसका भी वो जानते थे, जो पवन पुत्र हनुमान जी कैसे हवा में से जाते है ना, तो वैसे तो उनको वो पता था, ये ज्ञान था। तो अटलांटिस समुद्र में अभी भी है वो, पानी में दिखाते हैं अटलांटिस, बहुत सारी है। अभी अंटार्कटिका के नीचे भी दिखाया जाता है क्या क्या है। तो पृथ्वी का जो अभी ऐसी घूमती है, बॉल है, तो इधर पे ये नहीं, तो बाद में उसका जो ऐसा रोटेशन होता है ना, तो उल्टा होने लगता है ऐसा। तब सब वो पानी इधर का उधर होता है। जो पर्वत है वो जो जमी पानी के नीचे वो ऊपर आता है, और जो पर्वत है वो नीचे जाते हैं। तो पृथ्वी का जो क्या बोलते हैं उसको, उथान पुथान होता है ना, उस टाइम में वैसा होता है। ओके। ऐसा जब मैंने जो समझा है वही ऐसा ही है। आप पता नहीं, बहुत सारी थ्योरीज है, अलग अलग है, किसी ने देखा है पता नहीं, लेकिन ऐसा होता पर बराबर है। हमने देखा है कि 500, अभी तक 500 साल और है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इन 500 साल में कुछ भी हो सकता है। अभी मोबाइल का जमाना है, एआई का जमाना है, रोबोट का जमाना है, पता नहीं कैसे क्या आगे होगा, लेकिन है। किंतु पेज नंबर 214, किंतु दुर्भाग्य से उसके ऊंचे वर्गों में बुराई इस हद तक बढ़ गई थी कि
ब्रह्मांड योजना की प्रगति को पूरी तरह से रोकने का गंभीर खतरा था। फिर बड़े प्रलयों की एक श्रृंखला आई। अटलांटिस महाद्वीप को स्वयं शक्तिशाली उथल पुथल की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा और अंततः वो डूब गया, जिससे विशाल ज्वारीय लहरें पैदा हुई जो पृथ्वी के निचले इलाकों को बहा ले गई और लोगों के मन में एक बड़ी तथा विनाशकारी बाढ़ की परंपरा छोड़ गई। लाखों लोग दूसरे तटों पर घर ढूंढने के लिए भाग गए, अधिक लाखों लोग नष्ट हो गए, इसमें शामिल जीवात्माएं तब से पांचवी मूल प्रजाति में विलीन हो गई। तो क्या हुआ? तो बाढ़ आ गई, वो बहुत सारी चीजें हैं। बाढ़ आ गई, एक बोट नाव बनाते हैं, नाव में सभी सभी प्राणी पंछी बिंची और मनुष्य भी जाता है और वो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि बुढ़ ने ये पानी में जाना है। एक ऐसी भी कथाएं हैं ना, टीवी पे या कभी सुनी है, तो ये इसके इसके हिसाब से है। तो वो गए और बाद में सब ऐसा हो गया, है ना। ओके। तो ये खत्म हो जाएगा आई थिंक। करेंगे, देखेंगे, समझते हैं कि देखेंगे, नहीं तो खत्म करेंगे इसको। गुप्त परंपरा के अनुसार पांचवी मूल प्रजाति की शुरुआत लगभग 10 लाख वर्ष पहले यूरेशिया, आधुनिक मध्य एशिया तथा यूरोप के कुछ भाग में हुई थी, और जिसकी सभ्यता अब दुनिया पर भर में प्रभुत्व में है। इस समय चली रही पांचवी मूल प्रजाति के मनुष्य के शरीर की ऊंचाई आरंभ आरंभ में 10 से 12 फीट में घटकर अब 5 से 6 फीट रह गई। इसकी इसको आर्य प्रजाति कहा गया है। यह अभी की यह अभी भी अधिकांश अटलांटिक चेतना से ओतप्रोत है। जो आर्य लोग बोलते हैं ना, वो मीन्स 10 12 फीट थे, भीम है, आर्य लोग हैं, ये सब से अभी जो चल रही है हमारे यहाँ भी पांचवी है। ओके। बौद्ध मुस्कान से इतने लंबे समय हावी, ये सभी अधिकांश अटलांटियन चेतना के ओतप्रोत है। भौतिकवादी दृष्टिकोण दृष्टिकोण जो इतने लंबे समय पे हावी रहा है और जिसने पहले की सभ्यता पर ब्रह्मांडीय पर्दा डाला दिया है। पांचवी मूल प्रजाति उससे बहुत दूर नहीं है। ज्ञान का घमंड, नैतिक और मानवीय मूल्य के प्रति उदासीनता से ऐसे लक्षण के है जो स्पष्ट रूप से वर्तमान विश्व चेतना में शामिल हो गई है। विचार करें कि मनुष्य परमाणु ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय बल के क्षेत्र में सबसे हाल की तथा सबसे मूल्यवान खोज है। तो ये क्या है? विचार करें कि मनुष्य परमाणु ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय बल के क्षेत्र में सबसे हाल की तथा सबसे मूल्यवान खोज है। परमाणु बम बनाते हैं ना, बम बनाते हैं, अणु ऊर्जा केंद्र चलाते हैं, बिजली बनाते हैं अणु से। तो ये है वो बहुत बहुत अच्छा खोज है, रिपोर्ट है। क्या क्या उपयोग कर रहा है? यदि हम कर्म कारण और प्रभाव के नियम में विश्वास करते हैं, तो हम मनुष्य के लिए उपलब्ध इस अति बृहत शक्ति के बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग की आवश्यकता को समझना चाहिए। अच्छाई तथा बुराई के बीच संघर्ष चलता रहता है और तब तक जारी रहेगा जब तक प्रत्येक मनुष्य परिपूर्ण नहीं हो जाता। तो ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और तब तक जारी रहेगा जब तक मनुष्य पूर्ण परिपूर्ण नहीं हो जाता। फिर भी प्रत्येक अवधि में जीवात्माओं का एक समूह जिसने बहुत उन्नति किया है होता है, और जीवात्मा आने वाली नई प्रजाति के अग्रदूत बनते हैं। फिर भी है, फिर कुछ कुछ जीवात्मा ने उनमें चेंजेस लाके उन्नति किया, ऐसा बोल रहे हैं। पेज नंबर 215 है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में पहली और दूसरी मूल प्रजाति के काल को भूविज्ञान के पैलियोजोइक युग, पैलियोजोइक एरिया एरा से तीसरी और चौथी मूल प्रजाति को मेसोजोइक युग, मेसोजोइक एरा से तथा पांचवी मूल प्रजाति को सेनोजोइक युग, सेनोजोइक एरा से संबंध लिखा गया है। सेनोजोइक युग में ही भूविज्ञान की पैलोसिन, योसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन तथा पीलोसिन अवधियां बताती गई। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य पेलियोसिन अवधि, पेलियोसिन पीरियड में प्रकट हुआ। SD 2 814 से 815 पर तालिका। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि मनुष्य के अभी जो विज्ञान मानता है वो पैलियोसिन अवधि से है, पैलियोसिन पीरियड से हम हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी हमारी पांचवी चल रही है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति लिमोरिया और अटलांटिस की कुछ कहानियों को पढ़ना चाहता है जो
पर किंवदंतियों और कहानियों में मौजूद गहरी स्मृति के आसपास एक प्रकार के कल्पित विज्ञान साइंस फिक्शन की तरह विकसित हुई है, जो वे कुछ थियोसॉफिकल पुस्तकालयों में उपलब्ध है। हालांकि एक अच्छी कहानी उन पूर्ववर्ती प्रजातियों में काल्पनिक प्रशिक्षण और आम तौर पर गंभीर थियोसॉफिकल साहित्य में शामिल विस्तृत अवधारणाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। अतीन्द्रिय दृष्टि क्लेरोवायंट विजन द्वारा अनुसंधान पर आधारित कहानियों की वैधता का निर्णय प्रत्येक पाठक को स्वयं करना है। यदि यहीं पर मानवीय स्वभाव यहीं पर मानवीय स्वभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानियां कुछ के लिए सहायक होती है तो कुछ के लिए कष्टप्रद। यीशु की नित्य कथाओं से सुनने वाला मछुआरों और चरों को प्रसन्न किया, किंतु वह अपने शिष्यों को इन नीति कथाओं के गहरे अर्थों के लिए आंतरिक कान से सुनने की याद दिलाते हैं। थियोसॉफी यीशु के नीति कथाओं में सुनने वाले मछुआरों और चरों को प्रसन्न किया, किंतु वह अपने शिष्यों को इन नीति कथाओं के गहरे अर्थों के लिए आंतरिक कान ने सुनने की याद दिलाते हैं। थियोसॉफी के अध्ययन में भी यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। मनुष्य की उत्पत्ति और विकास के इस आकर्षक विषय पर अपना अध्ययन चुनने में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव का अनुसरण कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे गहरे अर्थों की तलाश की जाए, उन अर्थों की तलाश की जाए जो विकास के अपने स्वयं के चरण पर सबसे अधिक उपयोगी हो। तो क्या बोल रहे हैं, महत्व बात है कि सबसे गहरे अर्थों की तलाश की जाए, उस अर्थ की तलाश की जाए जो विकास के अपने स्वयं चरण पर सबसे अधिक उपयोग हो। पेज नंबर 216। तो ये पाठ खत्म करेंगे। जब हम अपनी विरासत को गुप्त विद्याविद अकुलटिस्ट की नज़र से देखते हैं, तो हम स्वयं को मानव विकास पथ पे एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ा देखते हैं। हमें अपनी संभाव्यताओं पोटेंशियल्स पर थियोसॉफिकल नज़र डालनी होगी, क्योंकि इन संभाव्यताओं से ही हमें भविष्य से आने वाले युग में आगे बढ़ना है और चेतना की महान छलांग प्राप्त करनी है तो जीवात्मा के रूप में हमारी नीति है। अभी हम पांचवी में छठे में जाना है, सातवें में जाना है। अभी हम पांचवें में अटक गए हैं, ठीक है। इस समय तक पृथ्वी पर पांचवी मूल प्रकृति के पांचवी उप प्रजाति विकसित हुई है। छठी उप प्रजाति के बीच अमेरिका में डाले दिए गए हैं और अगले कुछ 100 वर्षों में इस उप प्रजाति के अधिक मनुष्य उत्पन्न होंगे। इसके बाद लगभग 2500 वर्ष की सातवीं उप प्रजाति को लाने की तैयारी की जाएगी। अमेरिका में नई छठवीं मूल प्रजाति बनाने की भी तैयारी हो रही है। अमेरिका में नई छठवीं मूल प्रजाति बनाने की तैयारी हो रही है। उसके बाद सातवीं मूल प्रजाति का विकास होगा। तो ये अमेरिका है ना, उधर वो छठवीं प्रजाति आएगी और 100 साल लगेगी उसके लिए बोल रहे हो। मूल प्रजातियां अपनी उप प्रजातियों तथा शाखा प्रजातियों के साथ एक के बाद दूसरी उत्पन्न होती है, विकसित होती है और नष्ट होती है। इनके विकास में परस्पर व्याप्ति ओवरलैपिंग अवधियां होती है। हर प्रजाति में पुरानी सभ्यताएं भूतकाल में विलीन हो जाती है और नई सभ्यताओं का उदय होता है। इस प्रकार विभिन्न सभ्यताओं के उत्थान और पतन के चक्र चलते रहते हैं। तो ये चलता रहता है बोल रहे हैं, ठीक है, हर प्रजाति में। दुनिया के महान साम्राज्य अपनी महानता की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद उसी नियम के अनुसार फिर से उतरते हैं जिसके द्वारा वे चढ़े थे। सबसे निचले बिंदु तक पहुंचने के बाद मानवता स्वयं को पुनः पुष्टि रिजर्व करती है और एक बार फिर ऊपर ऊपर उठती है। इसकी प्राप्ति की ऊंचाई आरोहण के इस नियम के अनुसार चक्रों द्वारा प्रगति उस बिंदु जहां तक वह पहले चढ़ी थी जो कुछ अधिक ऊंची होती है। ब्रह्मांड में ग्रह जाति और बाकी सभी चीजों के समान ही राज्य और साम्राज्य चक्रीय नियमों के अधीन है। तो चक्र ये चलता ही रहता है। ये हम जो घूम घूम फिर से ये चक्र में आना ही है फिर से वापस, ये बोल रहे हैं। अभी लास्ट है साथी 200 नहीं 217 पेज नंबर, लास्ट पैराग्राफ। सातवीं मूल प्रजाति का विकास पूरा हो जाने पर चौथी परिक्रमा काल समाप्त होगा।
फिर निष्क्रियता, ऑब्सकुरेशन। ऑब्सकुरेशन की अवधि के बाद पांचवें छठे तथा सातवीं परिक्रमा कालों के क्रमशः विकास होगी। सातवीं परिक्रमा के काल के सातवीं मूल प्रजाति के विकास पूर्ण होने पर इस पृथ्वी पर विकास पूरा हो जाएगा और कल्प के समाप्ति पर वर्तमान चौथी पृथ्वी श्रृंखला का प्रलय होगा। इसके बाद पृथ्वी की पांचवी, फिर छठी और फिर सातवीं श्रृंखला क्रमशः बनेगी और उन पर विकास पूरा होकर पृथ्वी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी तथा जीवन का विकास दूसरे ग्रहों पर आगे चलेगा। ये क्लियर लिखा है, समझ में आया ना? जो ये चित्रा में सिंपल है। तो हमें कुछ स्टोरीज पता है, लेकिन यही ऐसा है हमें पता नहीं था, ये अभी जुड़ रहा है तारों से। ठीक है, तो इधर रुकेंगे हम। कल का टॉपिक अच्छा है, थियोसॉफिकल साधना, अध्ययन और अध्ययन, ध्यान और सेवा। और हम कर रहे हैं, थोड़ी सेवा कम पड़ती है, थोड़ी कम ज्यादा होती है। अध्ययन तो कर रहे हैं, ज्ञान भी, ध्यान तो करते हैं। अध्ययन ध्यान चालू है, सेवा कम ज्यादा होती है लोगों की, तो उसमें हमें काम करना पड़ेगा। ओके, पेज नंबर 218 तक आ गए। ये सब कुछ प्रश्न पूछना है क्या? पूछना है? चित्रा जी, आपको कुछ पूछना है? आपको फॉर्म भेजा हाँ, है मैंने। आपने भेज दिया। हम्म। हम्म। फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भेजिए, स्कैन कॉपी हमें भेज दीजिए। और हम हाँ ठीक और है। मुझे पोस्ट कीजिए। और आप है ना, तब तक अच्छे हो जाओ और आप नैनीताल आ जाओ, हम आपको उधर मिलेंगे। ठीक है। हाँ, और आपकी सभी फैमिली मेंबर्स को भी लेके आओ। यस। नजदीक है ना आपसे? हम्म। कितना, 70-80 किलोमीटर है ना? 100 किलोमीटर का हाँ, एरिया। उतना ही होगा। सो कुछ होगा बस। हाँ, तो आइए आप। तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, हम देंगे। हम्म। पण हे सतत का चालू आहे, जन्म मृत्यूचे युग येतच जात हो। हे ये चक्र है असं, ये चक्र ऐसा चलता ही रहता है। माधुरी जी पूछ रही है, तो ये जन्म मृत्यु का तो चक्र भी चलेगा हमारा ये। और ये जो आवृत्तियां हैं ना, अलग अलग, जैसा मैंने कल बोला था ना, अभी मुंबई में हम रहने के लिए गए तो कैसे रहेंगे? अलग रहेंगे। पहाड़ी में जाके रहेंगे तो अलग रहेंगे। मनुष्य वही है ना, तो अलग अलग जगह पे, लेकिन उसका रहना पान अलग होगा ना। पहाड़ी पे हम रहने लगे तो अलग बनेंगे, अब इधर समुद्र किनारे अलग बनेंगे, बर्फ में रहते वो लोग अलग रहते हैं, है ना? तो अलग अलग अवस्थाएं आती है, तो अलग अलग इसमें रह रहे हैं बस। तो आत्मा वैसी ही हमारी घूम रही है। और उनका अलग अलग खान पान रहन सहन होता है। हाँ, सब कुछ अलग। पर अभी अभी बर्फ में रहते हैं, कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो नॉनवेज खाएंगे ना, नो। दूसरे प्राणी को ही खाएंगे ना। उधर मिलेगा नहीं, रेगिस्तान में नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे। अभी इधर बहुत कुछ वेजिटेरियन मिल रहा है तो वेजिटेरियन खाएंगे। ऐसा है। ठीक है। वाघ को कभी हम घास नहीं खिला सकते, उसको खाना ही चाहिए, उसको नॉनवेज, उसका उसका काम है ना। ऐसा है। लेकिन जो बाघ रहता है, टाइगर रहता है, जो नॉनवेज जो खाते हैं ना एनिमल्स, वो जंगल को साफ सुथरा रखते हैं। वो- उनको मिलता है कैसा, लगड़ा है एनिमल, कुछ उसको कुछ बीमारी है, वही मिलेगा ना खाने के लिए, अच्छा थोड़ी मिलेगा उसको। वही वो खा के खा रहते हैं, वो जंगल को अच्छा रखते हो। ठीक है, हम ध्यान में करेंगे, उसमें नहीं पड़ेंगे ज्यादा। यस। तो हमें जन्म लेना पड़ेगा और आना भी पड़ेगा, ये सब कुछ है। चलो, ध्यान के लिए बैठे। थोड़ा कैमरा ऑन बंद करके, मैं थोड़ा कुर्सी पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, मैं भी थोड़ा बैठता हूँ आपके साथ। 9:39 हुआ है। चलो, ठीक है। मुझे अभी नींद आती है, बाद में सब होने के बाद नींद पूरी जाती है, नींद ही नहीं आती। कल भी ऐसा ही हुआ, जल्दी नींद नहीं आई फिर।
चलो, ध्यान के लिए बैठे हम। कैमरा ऑन रखे, आपके लिए अच्छा है कि हम कैमरा ऑन रखे, तो हमें भी समझ में आता है कि आपके लगा है कि नहीं ध्यान। माधुरी जी, विवेक, ओके। यस। और चित्रा मैम, आपके सभी लोगों के फॉर्म भरे आप, जो भी भर के रखी है। जिनको आना है तब आएंगे, नहीं आए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। घर में जो लोग हैं उनके भर के रखिए और मुझे फोटो भेज दीजिए। या तो उनका साध्य होते, इसमें से ये साध्य होता है कि हमारी उत्क्रांति होती है। हम हमारी आत्मा उत्क्रांत होती है। जैसे हम पहले स्टैंडर्ड से, हम पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं बैठेंगे। हर साल हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ ऐसा जाते ही रहते हैं। फिर उसके बाद फिर चक्का फिर से उल्टा घूमता है। फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आना है। ये चलता ही रहता है। ये सब यूनिवर्स के नियम है। ठीक है। इस बुक के हम वीडियो भी डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके। आराम से बैठिए। यूनिवर्स है ना, बहुत आपके मिरर जैसा है। आप जैसा रहोगे वैसा आपको दिखेगा। आप सरल रहोगे, सरलता से आएगा। आप आंकड़ोगे तो वो भी आंकड़ो बनेगा। वो प्रेम से देखा, प्रेम से देखेगा। वो हंसेगा, आप हंसोगे तो वो हंसेगा। आप रोओगे तो वो भी रोएगा। जैसा आप उसके सामने जाते हो, आप जैसे मिरर के सामने खड़े रहते हो ना दिन में एक बार, तो वैसे ही यूनिवर्स आपको करता है। आप जैसे दूसरों को ट्रीट करते हो वैसा ही वो आपको ट्रीट करेगा। सिंपल सा है। तो आप सीखे उससे। उसे क्या सीखना है, आप सीखना है। कोई भी हो, उसके लिए पद भी कुछ नहीं लगता है। सभी सेम है उनके प्रति। चलो, ध्यान में बैठे। ध्यान के करना है। सांस को लेना है और बंद, सांस, और आराम से बैठना है। आराम से बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आप हम आजकल जो भी ध्यान ले रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ले रहे हैं, तो आप अच्छी तरह ध्यान करें, निस्संदेह करें। आराम से रहना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। बस। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमें धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है और छोड़ देनी है। हमें गहरी सांस को लेना है और छोड़ देना है।
हमेशा ये याद रखना है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस सांसों को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है। अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है। कंधे ढीले करने हैं, ढीले छोड़ दे। चेहरा शांत रखे और जबड़ा रिलैक्स रखे। सभी हमारे जो शरीर है उसको हम रिलैक्स रखेंगे। मन में कहना है, मैं इस क्षण मैं इस क्षण पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं इस क्षण पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्थिर हूँ। शरीर पूरा शरीर हमारा शीतल हो रहा है, शांत हो रहा है। अभी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके लिए हम अफर्मेशन करेंगे। बॉडी सेल के लिए अफर्मेशन करेंगे शरीर। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे लेके आए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। कल्पना करें कि आपके शरीर का हर कोशिका चमक रही है। कल्पना करें कि आपके शरीर की हर एक कोशिका चमक रही है। उनमें से सुनहरी रोशनी से भर रही है। सुनहरी रोशनी उसमें से दिख रही है। सुनहरी रोशनी से वो भर रही है। आपकी हर एक कोशिका जो आपके शरीर में है, लाखों आप जो आपके शरीर में कोशिकाएं रहती है, वो सभी कोशिकाएं चमक रही है सुनहरी प्रकाश से। उसमें पूरा सुनहरी प्रकाश भरा है। मन ही मन हमें दोहराना है, मेरी हर कोशिका स्वस्थ है। मेरी एक कोशिका स्वस्थ है। मेरी एक कोशिका स्वस्थ है। मेरी हर कोशिका ऊर्जावान है। मेरी हर एक कोशिका ऊर्जावान है। मेरे हर कोशिका मेरी हर कोशिका नई बन रही है। मेरी हर एक कोशिका नई बन रही है। मेरी हर एक कोशिका नई बन रही है। मेरी हर एक कोशिका नई बन रही है। मेरे शरीर स्वयं को रोज ठीक कर रहा है। मेरा शरीर स्वयं को रोज ठीक कर रहा है। जो भी हमारी बीमारी है वो सब निकल रही है। मेरा शरीर स्वयं को रोज ठीक कर रहा है। मेरा शरीर स्वयं को रोज ठीक कर रहा है। मेरे शरीर एक अद्भुत मशीन है। मेरा शरीर एक अद्भुत मशीन है। मेरा शरीर एक अद्भुत मशीन है। मेरे अंग स्वस्थ और मजबूत है। मेरे अंग स्वस्थ और मजबूत है। मेरे प्रतिरक्षा शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। महसूस करें कि अंदर से उपचार हो रहा है। महसूस करना है कि हमारे शरीर में अंदर से उपचार हो रहा है। हर सांस के साथ स्वास्थ्य भीतर जा रहा है। इस सांस के साथ स्वास्थ्य भीतर जा रहा है। महसूस करिए अंदर अंदर से उपचार हो रहा है। अपने हर सांस के साथ स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। कहे, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है।
हमें बोलना है कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसके बाद श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी बॉडी वाटर एफर्मेशन करना है, जल तत्वों के लिए ऑपरेशन करना है। अब अपना ध्यान शरीर के पानी पर लेके जाना है। शरीर में जो जितना पानी है, 70% पानी रहता है हमारे शरीर में, उस पर हमें अपना ध्यान लेके जाना है। पाँव हो, पेट हो, आपका हेड हो, गला हो, जिधर भी हमें पानी ज्यादा है उधर हमें लेके जाना है। कल्पना करें कि आपके भीतर का सारा जल दिव्य और पवित्र हो रहा है। कल्पना करें कि आपके भीतर का सारा जल दिव्य और पवित्र हो रहा है। और मन में ही दोहराना है अभी, मेरे शरीर का सारा जल शुद्ध है। मेरे शरीर का सारा जल शुद्ध है। मेरे शरीर का सारा जल शुद्ध है। मेरे शरीर का जल मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे शांत कर रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे शांत कर रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे ऊर्जावान बना रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे ऊर्जावान बना रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे ऊर्जावान बना रहा है। मेरी हर कोशिका जल संतुलित है। मेरी हर एक कोशिका जल संतुलित है। मेरी हर कोशिका जल संतुलित है। मेरा मेरे शरीर में पूर्ण हाइड्रेशन है। मेरे शरीर में पूर्ण हाइड्रेशन है। मेरा बॉडी पूरा हाइड्रेटेड है। मेरे शरीर में पूर्ण हाइड्रेशन है। महसूस करना है कि जैसे भीतर का पानी चमक रहा है, अपने शरीर के जो अंदर प्राणी है वो चमक रहा है, आपके अंगों को शक्ति दे रहा है। आपके अंगों को शक्ति दे रहा है। और कहे, मेरी आंतरिक जल पूर्ण रूप से संतुलित और उपचारकारी है। मेरा आंतरिक जल पूर्ण रूप से संतुलित और उपचारकारी है। मेरा आंतरिक जल पूर्ण रूप से संतुलित और उपचारकारी है। अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है।
सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम करेंगे धन के प्रति कृतज्ञता, मनी ग्रेटिट्यूड। धन के प्रति कृतज्ञता करनी है। अब अपने जीवन में धन ऊर्जा को महसूस करें। अब अपने जीवन में धन ऊर्जा को महसूस करें। मन में उन सभी चीजों को याद करें जो धन के कारण आपको मिली है। मन में उन सभी चीजों को अभी याद करना है जो धन के कारण आपको मिली है, जैसा घर हो, भोजन हो, कपड़े हो, सुरक्षा हो, सुविधाएं हो। मन में उन सभी चीजों को याद करें जो धन के कारण आपको मिली है। घर, भोजन, कपड़े, सुरक्षा, सुविधाएं, मोबाइल फोन, जो भी है, जो उसको हमें याद रखना है। गहरी सांस लेना है और अंदर ही अंदर बोलना है, मैं धन के लिए आभारी हूँ। मैं धन के लिए आभारी हूँ। मैं धन के लिए आभारी हूँ। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है। धन मेरी सेवा और भलाई के लिए है। धन मेरी सेवा और भलाई के लिए है। मैं धन का सम्मान करता हूँ। मैं धन का सम्मान करती हूँ। मेरे जीवन में समृद्धि बढ़ रही है। मेरे जीवन में समृद्धि बढ़ रही है। मैं धन को प्रेम से स्वीकार करता हूँ। मैं धन को प्रेम से स्वीकार करती हूँ। पैसा मेरे लिए शुभ ऊर्जा है। जो भी पैसा है वो मेरे लिए शुभ है। पैसा मेरे लिए शुभ ऊर्जा है। तो कल्पना करना है कि सुनहरी ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है। तो हमें कल्पना करनी है सुवर्ण ऊर्जा हमारे चारों ओर घूम रही है। और कहे, अभी हमें कहना है, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ। मैं समृद्धि का चुंबक हूँ। धन मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित हो रहा है। धन मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित होता है। कुछ टाइम शांत बने, शांत रहे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी करेंगे भय मुक्ति साधना, फियर अफर्मेशन। भय मुक्ति साधना। अब अपने भीतर छिपे डर पर ध्यान दे। आपके अंदर जो भी डर है उस पर अभी ध्यान देना है। हर डर को एक एक करके छोड़ने की कल्पना करें। हर डर को एक एक करके छोड़ने की कल्पना करें। अभी मन में दोहराना है। सभी डर हमारे पास जो है वो निकल रहे हैं और मन में बोलना है, मैं सभी भयों से मुक्त हूँ। मैं
सभी भयों से मुक्त हूँ। मैं सभी भयों से मुक्त हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मेरा भविष्य सुरक्षित है। मेरा भविष्य सुरक्षित है। मैं साहसी और मजबूत हूँ। मैं साहसी और मजबूत हूँ। डर मुझे पर हावी नहीं हो सकता। डर मुझे पर जो डर मुझे हावी नहीं हो सकता। डर मुझ पर हावी नहीं हो सकता। डर मुझ पर हावी नहीं हो सकता। मैं आत्मविश्वास से भरी हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। मेरे भीतर असीम शक्ति है। मेरे भीतर असीम शक्ति है। मेरे भीतर असीम शक्ति है। हर सांस के साथ डर बाहर जा रहा है। हमारी जो सांस चल रही है उसके साथ हमारा डर जा रहा है और शांति भीतर आ रही है। मेरे भीतर असीम शक्ति है। मेरे भीतर असीम शक्ति है। हर सांस के साथ डर बाहर जा रहा है। हर सांस के साथ डर बाहर जा रहा है और शांति भीतर आ रही है। और शांति भीतर आ रही है। और कहे, मैं निर्भय हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं निर्भर हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। उसके बाद सांस को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद सांस को लेना है और छोड़ देना है। थोड़ी देर शांत रहे। मौन रखे। शांत रखे और मौन रखे।
धीरे धीरे हमें ध्यान से बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। अपनी पैरों की उंगलियां हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे रखना है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है अपने हाथों में। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो सोने के लिए जा सकते हैं। आज नींद का ध्यान लिया है। यस। प्रभाकर जी, आप ग्रुप में लिखिए। आपको कुछ जो भी लगता है हिंदी में लिख सकते हैं आप, है ना? हिंदी इंग्लिश जो भी है लिख सकते हैं। योगिता जी, चित्रा जी, ज्योति मैम, विवेक जी, माधुरी जी, आप अपने ग्रुप में लिखे। जो भी लिखना है आप लिखे। ठीक है। यस। अभी निद्रा देवी के हमने आराधना की है, तो आप सभी को अच्छी नींद आए। हम्म? और आराम रहे आप सभी का जो शरीर है अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। अरे वाह। यस। यस। थैंक यू गीता जी। यस विवेक, कुछ बोलना है आपको? विवेक। बहुत अच्छा किया है। हाँ, दिखता है, आधा दिखता है, कमल दिखता है पीछे। यस। आत्मानंदन सर। आत्मवंदन विवेक। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। यस थैंक यू। आपको भी हमारा खूब सारा धन्यवाद। थैंक यू। अच्छे बने आप सभी। ठीक है। इधर हम रुकेंगे। आपको जो भी कमेंट लिखना है ग्रुप पे लिखिए। विवेक आपके नाम से लिखे आप। ओके। यस। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।